चलो स्टार्ट करते हैं सर्कुलर मोशन डायनेमिक्स, है ना। सर्कुलर मोशन डायनेमिक्स में समझो, इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। लिखो सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स किसको कहेंगे? हाँ, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। जो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर जो लगेगा, सेंटर की तरफ नेट फोर्स लगता है, उसी का नाम होता है क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स। लिखो इसको, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ is known as centripetal force. Net force toward center is known as सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। जैसे मान लो एक ब्लॉक को एक पत्थर को स्ट्रिंग से बांध दिए और बांध करके ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है, ऐसे घूमेगा, ठीक है। नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर कौन देगा? देखो यहाँ पर, जैसे मान लो यहाँ पर स्ट्रिंग में बांध करके ब्लॉक को ये ऐसे घुमा रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो सेंटर के तरफ नेट फोर्स जो आएगा उसी का नाम क्या होगा? सेंट्रीपिटल। तो सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा? ये स्ट्रिंग है तो टेंशन फोर्स लगेगा ना। इसमें किधर लगता है? वेव फ्रॉम द बॉडी अलोंग द स्ट्रिंग। और यही सेंट्रीपिटल फोर्स जो टेंशन फोर्स हुआ, इस ब्लॉक को सर्कुलर पाथ पर रोटेट करा रहा है। सर्कुलर पाथ पर क्या कर रहा है? रोटेट करा रहा है। आई बात समझ में? तो लिखो, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू रोटेट द पार्टिकल on circular path, यही सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वह रिस्पॉन्सिबल होता है किसी पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पर मूव कराने के लिए। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, अब सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर लिखोगे तो मैग्नीट्यूड देखते हैं, तो मैग्नीट्यूड सेंट्रीपिटल फोर्स का हो जाएगा मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मालूम है तुम लोग को? कितना होता है? v² r या फिर ω² r। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो वैल्यू होगा वह कितने के बराबर हो जाएगा? mv²r या फिर mω² r, है ना। नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। जैसे समझो यहाँ पर, पहले समझ लो, यहाँ जो एग्जाम्पल दे रहे थे हम कि देखो समझो, यहाँ पर एक स्ट्रिंग में ब्लॉक को बांध दिए हैं और ब्लॉक को ये सर्कुलर पाथ पर ऐसे रोटेट करा रहे हैं, ठीक है। तो सेंटर की तरफ कौन फोर्स आ रहा है? टेंशन फोर्स। तो यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स कौन हो गया? टेंशन फोर्स, है ना। तो इस एग्जाम्पल में सेंट्रीपिटल फोर्स जो हो गया वह टेंशन फोर्स हो गया, है ना। ये टेंशन फोर्स कौन सा फोर्स हो गया? सेंट्रीपिटल। क्यों? क्योंकि ये फोर्स सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा ना,
मतलब टी का अगर मैग्नीट्यूड बोलना होगा तो कितने बोलेंगे, एम बी स्क्वायर बाई, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो लिख लो इतना। और इसका डायरेक्शन किधर की ओर होता है, डायरेक्शन, हाँ तो डायरेक्शन भी मेंशन ही कर लो, लिख लो डायरेक्शन, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, it is always directed towards center of circular path। देखो एक क्वेश्चन समझो इस पर, सेंट्रीपिटल फोर्स पर। एक ब्लॉक जो है वह इस तरह के कर्व पाथ पर मूव कर रहा है ना। जहाँ भी ये कर्व है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर दिया हुआ है। ये ब्लॉक है, इसका मास m है और ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है कर्व पाथ पर। ए, बी और सी 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट पर नॉर्मल फोर्स का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो लिखो इफ, क्वेश्चन लिखो दो, इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर if radius of curvature of circular path is capital R, then find normal force at point A, B and C, A, B and C, ठीक है। समझो यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो तो नॉर्मल फोर्स किधर लग जाएगा, अपवर्ड, वेट किधर लग जाएगा, डाउनवर्ड। तो यहाँ पर सेंटर की तरफ नेट फोर्स कितना होगा ये बताओ। सेंटर किधर है, ऊपर की ओर या नीचे की ओर है। ये कर्व पार्ट का सेंटर किधर होगा, ऊपर या नीचे, नीचे। तो ए पॉइंट पर एट पॉइंट ए सेंट्रीपिटल फोर्स, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर कितना हो गया, एम जी माइनस एन ए लिख देते हैं, ठीक है। बोलो, इधर हो गया सेंटर, तो ये सेंटर के अपोजिट में हो गया ना। तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर कितना हो गया, इसमें से इसको माइनस करेंगे ना। जैसे मान लो इधर 10 न्यूटन होता है और इधर 2 न्यूटन होता है, 2 न्यूटन, तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर कितना हो जाता, 8 न्यूटन। कैसे निकालते, इसमें से इसको माइनस करते हैं ना। तो ये नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर जो होगा वो सेंट्रीपिटल कहलाता है। और सेंट्रीपिटल का वैल्यू कितने के बराबर होता है, एम बी स्क्वायर बाई, और ये हो गया एम जी माइनस एन ए। एन ए निकालना था यहाँ पर, तो ये इधर माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और इसको इधर ले जाओ कितना हो जाएगा, एम जी माइनस एम बी स्क्वायर बाई। तो ए पॉइंट पर हमें नॉर्मल फोर्स का वैल्यू निकल गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चलो अब बी पॉइंट पर देखते हैं। एट पॉइंट बी, चलो बी पॉइंट पर देखो, यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं। नॉर्मल इधर हो गया, वेट किधर हो जाएगा, सेंटर यहाँ पर किधर पड़ेगा, अपवर्ड। तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर बताओ, तुम बताओ नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर बताओ। कॉस कहाँ से आ गया, सेंटर किधर पड़ेगा, इधर ना। तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर बताओ, एम बी माइनस, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स को कितने के बराबर लिखते हैं, इज इक्वल टू एन बी माइनस एम जी। तो बताओ एन बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, इधर माइनस है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, एम जी प्लस
एम बी स्क्वायर बाई, तो ये कहाँ पर नॉर्मल निकाल लिए? बी पर, है ना। अब सी पॉइंट पर देखो, सी पॉइंट भी कर्व है क्या? नहीं, तो यहाँ पर नॉर्मल इधर लग जाएगा और वेट किधर लग जाएगा? तो यहाँ तो कर्व है ही नहीं, या कहो कि प्लेन सरफेस है तो रेडियस कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। प्लेन सरफेस का रेडियस कितना होता है? इनफाइनाइट। तो अगर ये इनफाइनाइट हो जाएगा तो इधर वाला टर्म क्या हो जाएगा? जीरो, है ना। तो एम बी स्क्वायर बाई आर का कोई वैल्यू नहीं होगा, और ऐसे भी कर्व है ही नहीं, तो अपर डायरेक्शन में फोर्स डाउनवर्ड से क्या कर लेंगे? बैलेंस करेंगे, ठीक है। अब ये तीन जगह हम लोग नॉर्मल निकाल लिए हैं। ऑर्डर बताओ तो सबसे ज़्यादा नॉर्मल का वैल्यू कहाँ पर होगा? देख करके बताओ। बी पर, उसके बाद एन ए या एन सी? एन सी। और सबसे कहाँ पर होगा कम? तो एन बी, बी पॉइंट पर सबसे ज़्यादा नॉर्मल होगा, उसके बाद सी पर, उसके बाद सबसे कम कहाँ पर होगा? ए पर। अच्छा ये बताओ, वेइंग मशीन क्या रीड करता है? नॉर्मल फोर्स को, बताए थे ना। तो अगर मान लो ये वेइंग मशीन पर आकर के मूव करता, तो वेइंग मशीन सबसे ज़्यादा वेट फोर्स कहाँ पर दिखाता? ए पर, बी पर और सी पर? कहाँ पर? बी पर सबसे ज़्यादा दिखाता वेट। सबसे ज़्यादा नॉर्मल कहाँ पर होगा? बी पर। तो बी पर सबसे ज़्यादा वेट दिखाता, उसके बाद कहाँ पर दिखाता? और सबसे कम वेट कहाँ पर दिखाता? हाँ, ए पर। ए पर सबसे कम वेट होता, ठीक है। चलो बना यहाँ तक। तो नेक्स्ट, एक कॉन्वेक्स ब्रिज है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर दिया हुआ है ना, और इस पर एक कार मूव कर रहा है। कार का मैक्सिमम स्पीड बताना है जिसके लिए कार सेफली क्रॉस कर जाए। लिखो, इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज कैपिटल आर, then find the velocity of car for which car safely cross the convex bridge. कार सेफली क्रॉस द कॉन्वेक्स ब्रिज, ठीक है। समझो, ये कॉन्वेक्स ब्रिज पर जा रहा है तो सबसे ज़्यादा चांस यहीं पर तो रहेगा फेंकाने का। अगर हाई स्पीड से जाएगा तो यहाँ से सीधा बाहर, है ना। तो अगर यहाँ पर नहीं फेंकाया है तो पूरे पाथ पर कहीं भी फेंकाएगा नहीं, है ना, सीधा क्रॉस कर जाएगा। तो यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो, तो नॉर्मल फोर्स किधर लग जाएगा? अपवर्ड, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लग जाएगा? एम जी, है ना। तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा? जी माइनस, है ना। और सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू कितने के बराबर लिखते हैं? और ये हो गया एम जी माइनस, इधर माइनस है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? एम जी माइनस एम बी स्क्वायर बाई, है ना। सेफली क्रॉस करने के लिए कांटेक्ट तो नहीं छोड़ना चाहिए, है ना, मतलब कांटेक्ट नॉर्मल का वैल्यू कुछ होना चाहिए, यही ना। फॉर सेफली क्रॉस द ब्रिज, नॉर्मल का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। लिमिटिंग कंडीशन में इक्वलिटी का भी साइन लगा देते हैं, है ना। ऐसा कांटेक्ट जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा अगर कांटेक्ट कभी जीरो भी हो गया तो ऐसा नहीं कि फेंका जाएगा, है ना। लिमिटिंग कंडीशन में इक्वलिटी का साइन लगा देते हैं। तो ये नॉर्मल का वैल्यू यहाँ से रखो, कितना हो जाएगा? एम जी माइनस एम बी स्क्वायर बाई आर, ग्रेटर देन कर लो, कितना हो गया? जीरो।
तो ये एम जी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम बी स्क्वायर बाई, कैंसिल हो गया, इधर मल्टीप्लाई करो कितना हो गया, जी आर ग्रेटर देन इक्वल टू बी स्क्वायर, तो भी लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट। बताओ यहाँ से मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगा या मिनिमम वेलोसिटी मिलेगा। इनइक्वलिटी पढ़ने के लिए कल ही बताए थे। कह रहा है कि भी का वैल्यू या तो इसके इक्वल होगा या इससे कम होगा, तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी हुआ। यानी मैक्सिमम वेलोसिटी इतने वेलोसिटी से जाएगा तो कार सेफली क्रॉस कर जाएगा कॉन्वेक्स ब्रिज को, है ना। इससे कम वेलोसिटी से जाएगा तो और बड़े आराम से क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, लिखो पहले इतना, लिखो क्वेश्चन एक लिखो तो इस पर लिखो, ए कार मूविंग ऑन कॉन्वेक्स ब्रिज of radius 10 meter, then which of the following velocity of car for which car safely cross the convex bridge, car safely cross the convex bridge। जी का वैल्यू लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ऑप्शन लिख लो 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। क्या होगा, एक से अधिक भी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। बताओ जल्दी से। और बताओ, और भी कुछ हो सकता है। 5। हाँ 5 भी हो सकता है। भी लेस देन इक्वल टू जी आर मिला है ना, तो भी लेस देन इक्वल टू जी का वैल्यू कितना हो गया 10, और आर का वैल्यू कितना है 10, तो भी लेस देन इक्वल टू कितना हो गया 10, यही ना। इसका मतलब 10 मीटर पर सेकेंड से जाएगा तब पर भी सेफली क्रॉस कर जाएगा, और अगर 5 मीटर पर सेकेंड से जाएगा तो और भी बढ़िया से क्रॉस कर जाएगा, यही ना। आया समझ में। तो इनइक्वलिटी कहीं भी रहेगा तो याद रखना है कि उससे कम वाला वैल्यू तो पॉसिबल होगा ही, है ना। पहले टेंजेंशियल फोर्स लिख लो, उसके बाद बताते हैं। लिखो तो टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स लिखो, नेट फोर्स टुवर्ड टेंजेंट, नेट फोर्स टुवर्ड टेंजेंट is known as tangential force। net force toward tangent is known as tangential force। ठीक है, तो टेंजेंशियल फोर्स जो होता है वो मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिखेंगे ना। और तुम्हें याद है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फार्मूला कितने के बराबर बताए थे, डी यू बाई डी टी या फिर अल्फा इंटू। तो हम टेंजेंशियल फोर्स ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब नेट फोर्स टुवर्ड टेंजेंट अगर मिल गया तो मास से डिवाइड करके भी हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऐसे भी निकलता है। तो अगर टेंजेंशियल फोर्स कहें तो मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिखोगे तो अल्फा इंटू आर लिखेंगे ना, ऐसे। आया समझ में। देखो इसको क्वेश्चन बना करके समझाते हैं।
समझो यहाँ पर प्रॉब्लम में कहता है कि यहाँ पर एक ब्लॉक है, इसको यहाँ पर फिक्स कर दिए हैं, इस पोजीशन से रिलीज कर दिए इसको। प्रॉब्लम में कहता है कि ये जब वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल बना लेगा तो ये ब्लॉक का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताना है। कौन सा एक्सेलरेशन बताना है? तो ये ब्लॉक तो इस तरह से आएगा ना ऐसे, तो अगर ऐसे आएगा तो टेंजेंट तो यही पड़ेगा, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताना है। लिख लो, क्वेश्चन लिखो दो, फाइंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन व्हेन a string makes angle 30 degree with vertical, 30 degree with vertical। तो हम जानते हैं नेट फोर्स टुवर्ड टेंजेंट क्या हो जाएगा? टेंजेंशियल फोर्स, और उसको कितने के बराबर लिख सकते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो चलो इसका मास अगर कहना है तो कह देते हैं 2 kg, और क्या है ना। इस पोजीशन पर निकालना है, तो इस पोजीशन पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है, तो इस पोजीशन पर नेट फोर्स टुवर्ड टेंजेंट बताओ कितना होगा। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कर ले। तो टेंजेंशियल फोर्स किधर क्यों लगता है? वे फ्रॉम द बॉडी अलोंग द, और वेट फोर्स किधर लगता है? वर्टिकली डाउनवर्ड। तो टेंजेंट तो यही पड़ेगा ना, तो इस डायरेक्शन में हम लोग नेट फोर्स निकालना चाहते हैं। तो देखो समझो, अगर ये 30 डिग्री हो गया तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये भी कितना एंगल हो जाएगा? 30। क्यों होगा? अपोजिट एंगल। अब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये तो रेडियस है और टेंजेंट है ना, तो रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे पर क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो यही तो टेंजेंट का डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स नेट फोर्स निकलेगा वही तो टेंजेंशियल फोर्स कहलाएगा। तो टेंशन का इस डायरेक्शन में बता सकते हो कितना फोर्स हो जाएगा। तो नेट फोर्स टुवर्ड टेंजेंट दिखा रहे हैं, तो इसका इधर करो, कितना हो जाएगा? T cos 90 हो जाएगा ना। अब ये एंगल 30 है तो ये वाला कितना हो जाएगा? क्योंकि ये रेडियस है, रेडियस और टेंजेंट, रेडियल डायरेक्शन और टेंजेंशियल डायरेक्शन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। तो mg का तो इधर प्रोजेक्शन होगा ना, बताओ mg का प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा? mg cos 60। तो ये हो गया टेंजेंशियल फोर्स, ये तो 0 हो गया, प्लस mg और cos 60 का वैल्यू 1/2। तो टेंजेंशियल फोर्स अपना कितना मिल गया? mg/2। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या लिख सकते हैं? टेंजेंशियल फोर्स बाय मास लिख सकते हैं ना। तो ये बताओ, टेंजेंशियल फोर्स बाय मास करेंगे तो कितना हो जाएगा? g/, तो g का वैल्यू कितना हो गया? 10/2। कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा? 5। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितने के बराबर हो गया? 5 मीटर। चलो, तो नेट फोर्स टुवर्ड टेंजेंट टेंजेंशियल फोर्स हो जाता है। मास से अगर डिवाइड करोगे तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी निकल जाएगा। बनाओ इसको, बताओ कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वह क्या, कैसा फोर्स होता है? नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। और सेंट्रीपिटल फोर्स, एक मिनट, हाँ चलो। सेंट्रीपिटल फोर्स किसको कहते हैं? नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। और सेंट्रीपिटल फोर्स किसी भी पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पर मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर कब मूव करेगा? जब उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, है ना।
तो अब कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स का, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स का कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझो। तो लिखो मोशन ऑफ साइक्लिस्ट on horizontal circular turning, ठीक है। अगर कोई हॉरिजेंटल सर्कुलर टर्निंग है ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर कोई साइकिलिस्ट इस पर टर्न कर रहा है, साइकिल चलाए हो ना, जैसे मान लो ऐसे सर्कुलर टर्निंग है, तो टर्न करना रहता था तो क्या करते थे, थोड़ा झुक जाते थे ऐसे वर्टिकल से, यही ना। तो अगर सर्कुलर टर्निंग को टर्न करना होता है साइकिलिस्ट को, तो वह वर्टिकल से थोड़ा लीन कर जाता है, ऐसे झुक जाता है। मान लो यही साइकिल और साइकिलिस्ट दोनों हो गया, और ये सेंटर हो गया, और रेडियस ऑफ कर्वेचर आर मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें, तो साइकिल और साइकिलिस्ट का वेट फोर्स किधर की ओर लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड लगेंगे ना। अच्छा, यहाँ पर कांटेक्ट में रिएक्शन फोर्स लगेगा। तुम्हें बताए थे कि रिएक्शन फोर्स का ही दो कंपोनेंट होता है, कौन कौन, नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स, यही ना। तो मान लो वर्टिकल से यह थीटा एंगल से लीन कर गया, जब वर्टिकल से थीटा एंगल से लीन करेगा तो यहाँ जो रिएक्शन फोर्स लगेगा वो तो इस डायरेक्शन में जाएगा। इस रिएक्शन फोर्स का दो कंपोनेंट होगा, एक तो इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा आर कॉस थीटा, और दूसरा इस डायरेक्शन में सेंटर के तरफ इधर की ओर कितना हो जाएगा, ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा ना। तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो नॉर्मल का इधर रिएक्शन फोर्स का इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा आर साइन थीटा, यही ना। कोई भी सर्कुलर मोशन डायनेमिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा, है ना, उसमें दो ही काम करना है। पहला स्टेप तो फ्री बॉडी डायग्राम कर लेना है, दूसरा स्टेप रिजॉल्व करके वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स डाउनवर्ड से बैलेंस करना है, और नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर जाए उसे सेंट्रीपिटल फोर्स लिख देना है, फिर सॉल्व कर देना है, अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो लिखो यहाँ पर एक लाइन लिख लो तो, कि अगर साइक्लिस्ट जो है वो सर्कुलर टर्निंग पर टर्न करते समय लीन क्यों कर जा रहा है, लीन इसीलिए कर जा रहा है कि उसके कारण रिएक्शन फोर्स का दो कंपोनेंट मिल जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट जो नॉर्मल को इंडिकेट करेगा, नॉर्मल फोर्स को, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि फ्रिक्शन को इंडिकेट करेगा, है ना। और नॉर्मल का ये जो नॉर्मल वाला कंपोनेंट है वो वेट को बैलेंस कर लेगा, और इधर वाला फ्रिक्शन वाला जो कंपोनेंट है वो सेंट्रीपिटल फोर्स दे देगा, है ना। अब कहोगे कि यहाँ नॉर्मल लगा देते और फ्रिक्शन लगा देते, तो नॉर्मल और फ्रिक्शन का ही रिजल्टेंट का नाम तो क्या है, रिएक्शन फोर्स ना। तो इसी का नॉर्मल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है वो नॉर्मल फोर्स हो जाता है, और टेंजेंट के डायरेक्शन में जो होता है वह फ्रिक्शन फोर्स हो जाता है। तो हम इसीलिए नहीं नॉर्मल यहाँ लगाएं कि नॉर्मल लगाने से नॉर्मल का वैल्यू फिक्स्ड हो जाता है, लेकिन यहाँ नॉर्मल जैसे इसको कह देते हैं, है ना। तो आर कॉस थीटा यहाँ नॉर्मल एन जो होगा वो कितने के बराबर हो जाता है, एम जी के बराबर। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि साइकिलिस्ट अगर मूव कर रहा है तो साइकिल से लीन करके ये थीटा का वैल्यू चेंज कर सकता है, और जब थीटा का वैल्यू चेंज कर सकता है तो नॉर्मल का वैल्यू चेंज कर सकता है, और ये फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू भी चेंज कर सकता है। इसीलिए यहाँ पर वेरिएबल होगा, इसीलिए एन हम नहीं रखे हैं, है ना। तो ये रिएक्शन फोर्स का दो कंपोनेंट हो गया, कौन कौन, वर्टिकल कंपोनेंट आर कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो गया आर साइन थीटा, ठीक है। तो लिखो इस बात को, लिखो तो यहाँ पर लिखो, व्हेन साइक्लिस्ट
मूविंग ऑन हॉरिजेंटल सर्कुलर पाथ then reaction force has two components. पहला वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट में लिख लेना इट बैलेंस द वेट ऑफ साइक्लिस्ट एंड साइकिल। और दूसरा हॉरिजेंटल कंपोनेंट, हॉरिजेंटल कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स दे देगा, गिव्स सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिलेगा तो वह सर्कुलर पाथ पर टर्न ही नहीं करेगा, है ना। चलो, तो सर्कुलर मोशन डायनेमिक्स का कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा तो पहला स्टेप क्या होगा, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल डायरेक्शन में उसका प्रोजेक्शन कर लेना है। चलो अब यहाँ से देख लेते हैं कितना एंगल पर लीन करेगा कि सेफली हॉरिजेंटल सर्कुलर टर्निंग को टर्न कर जाएगा। तो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना है, आर कॉस थीटा, ये किसको बैलेंस कर ले रहा है, एम जी को, और आर साइन थीटा जो है ये तो सेंटर की तरफ है, तो ये तो सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। और सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वह कितने के बराबर लिखते हैं, एम बी स्क्वायर बाई आर, यही ना। तो ऐसा करो कि फ्रॉम सेकेंड डिवाइडेड फर्स्ट कर देते हैं, सेकेंड डिवाइडेड फर्स्ट करेंगे तो आर आर कैंसिल हो जाएगा ना, ये हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और यहाँ से देखो इसमें इसको डिवाइड करो तो ये हो गया एम बी स्क्वायर बाई आर और ये एम जी कैंसिल हो जाएगा, तो बी स्क्वायर बाई आर जी लिखोगे ना। तो अगर यहाँ से देखें तो tan थीटा, तो tan थीटा का वैल्यू कितना हो गया, बी स्क्वायर बाई, इसका मतलब वर्टिकल से इस एंगल पर अगर लीन कर जाएगा तो साइक्लिस्ट सेफली जो है हॉरिजेंटल सर्कुलर टर्निंग को टर्न कर जाएगा। है समझ में, हाँ लिखो यहाँ तक। चलो देखो एक क्वेश्चन लिखो दो, ए साइक्लिस्ट मूविंग ऑन horizontal circular turning of radius 10 meter find the angle from vertical, find the angle from vertical lean by cyclist for which cyclist safely turn on horizontal circular turning with a speed 36 किलोमीटर पर आवर। टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बनाओ इसको जल्दी से, करो तो। कौन सा फार्मूला लगाएगा,
हाँ, तो सबसे पहले तो भी जो है किलोमीटर पर आवर में, उसको किस में बदलेंगे? मीटर पर सेकंड कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? बाई 10 बताओ कितना हो गया? 10 मीटर। और ये बताओ tan थीटा का वैल्यू कितना होता है? v स्क्वायर बाई r जी आर जी। और यही तो थीटा चाहिए था हमको। कितना आया? रखो यहाँ पर b का स्क्वायर, तो 10 इंटू 10, आर का वैल्यू 10, जी का वैल्यू 10। थीटा तो ये 45 हाँ, tan थीटा का वैल्यू 1, और 1 कितने पर हो जाता है? tan 45 डिग्री, मतलब थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 45 ठीक है। चलो साइक्लिस्ट वाला तो देख लिए, साइक्लिस्ट तो लीन कर सकता है, लेकिन मान लो कार को अगर टर्न करना होगा हॉरिजॉन्टल सर्कुलर टर्निंग को, है ना, तो कैसे टर्न करेगा? तो लिखो, हेडिंग दो, मोशन ऑफ कार ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर टर्निंग, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर टर्निंग। तो जैसे मान लो यही हॉरिजॉन्टल सर्कुलर टर्निंग है, और यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वह आर दिया हुआ है, सेंटर है, कार यहाँ से मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल है, तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो तो कितना हो जाएगा? कैसे होगा? नॉर्मल किधर लगेगा? वेट। और ये बताओ, अगर कार सर्कुलर टर्निंग पर टर्न कर रहा है तो कोई ना कोई तो सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा होगा ना, क्योंकि बिना सेंट्रीपिटल फोर्स का कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव नहीं कर सकता है। कौन देगा बताओ? नॉर्मल दे देगा क्या? सेंटर की तरफ है वो? नहीं। उसका प्रोजेक्शन हो जाएगा क्या सेंटर की तरफ? नहीं। कितना? n cos 90 जीरो हो जाएगा ना। mg का प्रोजेक्शन हो जाएगा सेंटर की तरफ? नहीं होगा। क्यों? 90 डिग्री हो भी है, mg cos 90 जीरो हो जाएगा। तो फिर कौन देगा? कोई तो देगा। तो कांटेक्ट में दो फोर्स डेवलप करता है, कौन कौन? नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स तो दे नहीं सकता है, तो कौन देना पड़ेगा? किसको देना पड़ेगा? फ्रिक्शन। यानी फ्रिक्शन को ही लगना पड़ेगा, किधर की ओर? सेंटर की तरफ। अब ये बताओ कि स्टैटिक लगेगा काइनेटिक लगेगा? ये ऐसे टर्न कर रहा है ना, जब टर्न ये करेगा तो इधर की ओर तो स्लिप नहीं करेगा, है ना, आराम से टर्न कर जाता है ना। इधर की ओर स्लिप करने का टेंडेंसी रहता, तब तो फ्रिक्शन इधर लग गया। अगर स्लिप कर जाएगा इधर की ओर, तब तो कार स्किड कर गया ना, तब से फ्लिक थोड़ी क्रॉस कर गया, नहीं ना। तो अगर इधर की ओर स्किड ना करे, इसके लिए कैसा फ्रिक्शन लगना चाहिए? स्टैटिक। अब इसमें क्या बताया था कि वर्टिकली अपर डायरेक्शन में फोर्स डाउनवर्ड से बैलेंस करना है। सेंटर की तरफ फोर्स कितना गया? यही ना एफएस है। ये कौन सा फोर्स हो गया? सेंट्रीपिटल। तो एफएस जो हो गया वो सेंट्रीपिटल को कितने के बराबर लिख सकते हैं? mv स्क्वायर बाई आर, है ना। सिंस हम लोग जानते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे लिखते हैं? म्यू एस इंटू एन, लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू एन लिखते हैं ना। तो यहाँ से रखो इसका वैल्यू mv स्क्वायर बाई आर लेस देन म्यू एस, और नॉर्मल का वैल्यू कितने के बराबर लिख दोगे? mg। ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये बताओ हमको, वी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू एस जी आर, है ना। और v का वैल्यू लेस देन इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस जी। बताओ यहाँ से मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगा या मिनिमम वेलोसिटी मिलेगा? तो मैक्सिमम कितने वेलोसिटी तक से फ्लिक टर्न कर जाएगा? तो ये वाला रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। लिखो यहाँ तक, लिखो क्वेश्चन लिखो दो। ए कार मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल
सर्कुलर टर्निंग of radius 200 meter 200 या 20 मीटर लिखो ना, 200 मीटर छोड़ दो, 20 मीटर लिख दो, है ना, 20 मीटर। if coefficient of friction, coefficient of static friction लिख देना, if coefficient of static friction between tire and road is 0.5, then for which of the flying velocity, for which of the flying velocity car safely turn on horizontal सर्कुलर टर्निंग। ठीक है, बनाओगे ना। तो यहाँ पर ऑप्शन दे देते वही 5 मीटर पर सेकेंड, बी में 10 मीटर पर सेकेंड, सी में 15 मीटर पर सेकेंड और डी में 20 मीटर पर सेकेंड। तो एक से अधिक ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। बताओ क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? हाँ, v लेस देन इजकल टू अंडर रूट म्यू एस जी आर ना। म्यू एस का वैल्यू कितना होगा? 0.5, जी का वैल्यू 10, आर का वैल्यू 20। तो v लेस देन इजकल टू कितना हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ 10 हो जाएगा ना, 10। तो v लेस देन इजकल टू कितना हो गया? बताओ कौन सा होगा इस ऑप्शन में? ए और आया समझ में? तो चलो आज इतना ही रहने देते हैं।